नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस में 12th के पॉलिटी में लेसन 3 जो है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, आज इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, तो आप चैप्टर के नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें है अमेरिकी वर्चस्व। वर्चस्व यानी दादागिरी, दबंगई, अपना भौकाल दिखाना, इसको वर्चस्व कहते हैं। तो अमेरिकी वर्चस्व, तो इसको समझने से पहले हम लोग को शीत युद्ध के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर, ये दो गुटों के बीच लड़ा गया, दो समूहों के बीच, दो गुटों के बीच, दो खेमों के बीच लड़ा गया, जिसमें से एक समूह यूएसए और दूसरा समूह यूएसएसआर था। ठीक है ना। इस समूह का यानी यूएसए, जिसको आप संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं, ये इसका नेतृत्व जो है वो पूंजीवादी देश करते थे, यानी अमेरिका इसका सरदार था, मुखिया था। और इस ग्रुप में जो लोग थे वो समाजवादी लोग थे, साम्यवादी लोग थे, और इस ग्रुप का जो नेता था वो रूस था। ठीक, ये जो समूह है जिसमें से एक यूएसए और एक यूएसएसआर था, ये एक विचारधारा का युद्ध था जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद विचारधारा के लोग अलग अलग खेमों में, अलग अलग समूहों में बटे हुए थे। लेकिन 1991 में ये जो दूसरा समूह है समाजवादी खेमा, ये बिखर जाता है, ये टूट जाता है। और इसके टूटने के बाद दुनिया में सिर्फ एक महाशक्ति बचती है, दुनिया में सिर्फ एक पावरफुल अलायंस बचता है, एक पावरफुल समूह बचता है, यूएसए। और जब अमेरिका इकलौता पावरफुल समूह बनता है तो ये अपनी दादागिरी, अपनी दबंगई, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए नए नए हथकंडे अपनाने लगता है। ठीक है, इस चैप्टर में इन्हीं सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर की जो शुरुआत होती है उसमें प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में बात किया जाता है। ठीक है, प्रथम खाड़ी युद्ध का मतलब कि इराक पर जो अमेरिका का हमला हुआ 1991 में, इसकी शुरुआत का एक चित्र यहां दिखाया गया है कि इसको डेथ ऑफ हाईवे के नाम से जाना जाता है, यानी कि मृत्यु का राजपथ। ये डेथ ऑफ हाईवे 1991 में, 1991 में, फरवरी 1991 के दौरान अमेरिकी विमानों के द्वारा गिराए गए बम से यह हाल हुआ था। तो हुआ क्या, 1991 में ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका को इराक पे हमला करना पड़ा। इराक की जो सेना थी उसने क्या किया, कुवैत पर हमला कर लिया। इराक ने क्या किया, कुवैत पर जाकर उसने कब्जा कर लिया। इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। तो कुवैत को स्वतंत्र कराने के लिए, कुवैत को मुक्त कराने के लिए जो यूएनओ है, आज के डेट में इसको हम लोग गूंगी गुड़िया के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि ये कई मामलों में चुप रहती है जहां अमेरिका नेतृत्व में रहता है, बाकी जो दूसरे मामले होते हैं उनमें ये बोलने लगता है। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसने कुवैत को मुक्त कराने के लिए इराक से रिक्वेस्ट किया, शांतिपूर्ण तरीके से इराक को समझाने का प्रयास किया गया, पर इराक कुवैत को छोड़ने से इनकार कर दिया। तब जाकर 40 देशों की संयुक्त सेना जो है वो इराक पर हमला करती है, और इस हमले का नेतृत्व अमेरिका करता है। यानी अमेरिका 40 देशों की स्वतंत्र सेना लेकर क्या करता है, इराक पर हमला कर देता है, और इराक पर इस हमले के दौरान इराक बुरी तरह से हार जाता है और कुवैत को मुक्त करा दिया जाता है। और इसी को प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। यानी ये जो घटना हुई ये प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जानी जाती है। देखिए इसमें लिखा क्या है, 1991 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया और बड़ी तेजी से उस पर कब्जा जमा लिया। इराक को समझाने बुझाने की तमाम कोशिश, जो राजनयिक कोशिश है, जो पॉलिटिकल जो ट्राइज की गई, यानी जो राजनीतिक जो प्रयास किए गए, उन प्रयासों में जब प्रयास सारे नाकाम हो गए तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। बल प्रयोग की अनुमति का मतलब होता है कुवैत को किसी भी तरीके से मुक्त कराइए, चाहे उसके लिए इराक पर हमला ही क्यों ना करना पड़े। तो ज्यादातर मामलों में जो यूएन है वो चुप्पी साधे रहता है, लेकिन इस मामले में वो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो बोल पड़ा और इराक पर हमला करने की अनुमति दे देता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, अमेरिका जो है वो क्या करता है, 34 देशों की मिलीजुली सेना, 6,60,000 के आसपास जो सैनिक थे, भारी भरकम फौज लेकर इराक पर हमला कर देता है, और इस हमले में इराक को बुरी तरीके से पराजित कर दिया जाता है। और इस घटना को प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये जो ऑपरेशन हुआ, ये जो घटना हुआ, अमेरिका के नेतृत्व में हुआ था, और इसका नाम दिया गया इसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म।
सबसे इसमें दिलचस्प बात क्या है, इसमें 34 देशों की मिलीजुली सेना थी, पर अगर आप देखेंगे तो अमेरिका जो है अकेले 75% सैनिकों का हिस्सेदारी रखता है। यानी कि 34 देशों की सेना में 75% सैनिक सिर्फ अमेरिका के थे। इसका मतलब इराक पर हमला करने का जो सबसे ज्यादा उतावलापन किसी में था तो वो अमेरिका में था। इसके बाद क्या हुआ, इराक के जो राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का ऐलान था कि यह 100 जंगों की एक जंग साबित होगा। यानी कि इराक के जो उस समय राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन, उनका मानना था कि अमेरिका जो है वो पर्सनल बदला लेने के लिए वो हम पर हमला करता है, लेकिन वो भी इस हमले से पीछे हटने वाले नहीं थे। प्रथम खाड़ी युद्ध के बाद क्या हुआ, प्रथम खाड़ी युद्ध के बाद जो इराक पर हमला हुआ और जो लोग इस घटना से अमेरिका से बहुत नाराज थे वो अमेरिका से बदला लेना चाहते थे, और इस बदला लेने के क्रम में अमेरिका में एक आतंकवादी घटना को अंजाम दिया जाता है जिसे 9/11 के नाम से जानते हैं। 9/11 की आतंकवादी घटना, ये 9/11 की घटना क्या है, तो देखिए भारत में जैसे हम लोग कोई तारीख लिखते हैं, जैसे आज का जो तारीख अगर हम लोग भारत में लिखते हैं तो आज 16 मार्च 2026 है, लेकिन अगर इसी को अमेरिका में अगर हम लोग लिखेंगे तो मार्च को पहले लिखा जाएगा 16 फिर 2026। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका में जो डेट लिखने का जो फॉर्मेट होता है उसमें मंथ को पहले लिखा जाता है, डे को बीच में और ईयर को लास्ट में लिखा जाता है। जबकि हम लोग इंडिया में कैसे लिखते हैं, डेट को पहले लिखते हैं, मंथ को बाद में और ईयर को लास्ट में लिखते हैं। ठीक, तो 9/11 में 9/11 का मतलब क्या है, ये जो 9 है ये सितंबर महीने की बात कर रहा है और 11 जो है वो डे बता रहा है कि सितंबर महीना का 11वां दिन, और साल कौन सा था, 2001। इस डेट को क्या हुआ कि 11 सितंबर 2001 के दिन विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने, यानी अलग अलग देशों के 19 किडनैपर्स, हाईजैकर्स ने क्या किया, उड़ान भरने के साथ चंद मिनटों के बाद ही 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। यानी कि 19 किडनैपर्स ने मिलकर 4 अमेरिका के व्यावसायिक विमानों को, कमर्शियल फ्लाइट्स को हाईजैक कर लिया। हाईजैक करने का मेन कारण क्या किसी आतंकवादी को छुड़ाना था? कमेंट में बताइए। हाईजैक करने का मेन कारण क्या था? तो हाईजैक करने का मेन कारण था वो अमेरिका को जो है क्षति पहुंचाना चाहते थे, अमेरिका को बताना चाहते थे कि अगर आप हम पर बिना मतलब का हमला कीजिएगा तो उसका बदला लिया जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, जो 4 विमान उड़ाए गए थे उसमें से 2 विमान, 4 विमानों में से 2 विमान न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराते हैं, और तीसरा विमान वर्जीनिया में स्थित जो पेंटागन है, पेंटागन क्या है, तो अमेरिका का रक्षा विभाग है, इस पेंटागन से तीसरा विमान टकराता है। 2 विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ठीक है ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यानी कि जो विश्व व्यापार संगठन का जो दो टावर है, ट्विन टावर कहते हैं इसको, तो 2 विमान जाकर इस ट्विन टावर से टकराते हैं और एक विमान पेंटागन पे गिरता है। चौथा विमान अमेरिकी कांग्रेस की तरफ उड़ाया जाता है, लेकिन पायलट के सूझबूझ से उसको पेंसिल्वेनिया के खेत में गिरा दिया जाता है। यानी 4 विमानों में से 3 विमान अपने टारगेट पर गिरते हैं, लेकिन चौथा विमान मिस कर जाता है। अमेरिका इन 3 विमानों के हुए हमले से इतना ज्यादा बौखला जाता है, इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो खाड़ी देशों को उजाड़ देने का पूरा एकदम फैसला ले लेता है। जो देश अब अमेरिका के खिलाफ खड़े होंगे, जो देश अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, वो रौंद दिए जाएंगे, वो कुचल दिए जाएंगे। ऐसा डिसीजन अमेरिका से पास किया जाता है। तो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के बाद अमेरिका दुनिया भर में छिपे आतंकवादी ठिकानों पर हमला करना शुरू करता है, और इसी क्रम में जो सद्दाम हुसैन है, जो इराक के राष्ट्रपति हैं, 2003 के जो हमला हुआ इराक पर, उसका मेन कारण क्या था? तो इराक के राष्ट्रपति डिसीजन लेते हैं, फैसला लेते हैं कि हम अमेरिका को आर्थिक रूप से कमजोर करेंगे, और इसके लिए वो अपने तेल को, यानी कि जो क्रूड ऑयल्स इराक बेचता है दुनिया भर को, वो डॉलर में उसकी खरीद बिक्री ना करके, वो डॉलर में उसको सेल ना करके, वो उसको यूरो में बेचने का फैसला लेते हैं। और इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका लगता है। अमेरिका इराक के इस कदम से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है, और वो दुनिया भर के देशों को यह समझाने लगता है कि इराक का जो राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन है वो तानाशाह हो चुका है,
और वो दुनिया भर के देशों को झुकाने के लिए वो क्या कर रहा है, मास डिस्ट्रक्शन का हथियार बना रहा है। यानी ऐसे हथियारों का निर्माण कर रहा है जो परमाणु हथियार हो सकते हैं, यानी परमाणु हथियारों की तरह का हथियार जो एक ही बार में लाखों लोगों की जान ले ले, ऐसे हथियारों का निर्माण इराक में किया जा रहा है। ऐसा खबर अमेरिका दुनिया भर को बताने लगता है। तब जाकर अमेरिका जो है वो 40 देश से ज्यादा देशों को अपने इस मुहिम में शामिल करता है, अपने इस एजेंडा में शामिल करता है। और 2003 में 19 मार्च के दिन 2003 में अमेरिका इराक पर हमला कर देता है। सद्दाम हुसैन की सरकार तो चली जाती है, सद्दाम हुसैन को फांसी दे दिया जाता है, इराक को पूरी तरह से कंट्रोल में कर लिया जाता है। लेकिन ये जो घटना हुई पूरी दुनिया को समझ में आ गया, क्योंकि जब इराक में सेना का कार्रवाई हुआ, जब इराक में सेना घुसी थी, इराक पर कब्जा हुआ, तो उन्हें कहीं भी ऐसे हथियार बनाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। यानी अमेरिका ने दुनिया को जो बताया, अमेरिका ने दुनिया को जो कहकर इराक पर हमला कराया कि इराक मास डिस्ट्रक्शन के हथियार बना रहा है, सामूहिक संहार के हथियार बना रहा है, ऐसा किसी भी हथियार का कोई प्रमाण इराक में नहीं मिलता है। तब दुनिया को समझ में आता है कि अमेरिका अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए किसी भी देश पे षड्यंत्र रच सकता है, किसी भी देश को कुचल सकता है, बर्बाद कर सकता है। और सीधा सीधा इस बात का यह मतलब निकलता है कि जो अमेरिका है वो इराक पर हमला क्यों करता है। तो इराक पर हमला करता है कि इराक की जो मौजूदा सरकार थी, सद्दाम हुसैन की सरकार, वो अमेरिका के डिसीजंस को नहीं मानती थी। तो पहली बात, इराक में ऐसी सरकार बनाया जाए जो अमेरिका के इशारों पे काम करे। यानी सद्दाम हुसैन को एलिमिनेट करने के बाद एक ऐसा व्यक्ति इराक की गद्दी पर बैठेगा जो अमेरिका के कहने पर कोई भी डिसीजन लेगा। यानी कि कठपुतली वाली सरकार का निर्माण करना इराक में, यह पहला कारण। दूसरा कारण क्या था कि वो उसके तेल के संसाधनों पर, उसके खनिज संसाधनों पर अपना कंट्रोल चाहता था, ताकि भविष्य में कोई देश जो अमेरिका के खिलाफ खड़े हों तो वो इराक और इराक जैसे जितने देश हैं जो तेल की सप्लाई करते हैं उन पर कंट्रोल करके उन देशों की अर्थव्यवस्था को परेशान कर सके। जैसे भारत आज इसका मार झेल रहा है। अभी ये जो वर्चस्व की कहानी आप पढ़ रहे हैं कि 2003 में अमेरिका ने इराक के साथ किया, सेम घटना आज अमेरिका ईरान के साथ कर रहा है। ईरान में जो खामेनेई की सरकार थी, जो खामेनेई जो था वहां का मारा गया, तो खामेनेई अमेरिका के डॉलर्स में व्यापार नहीं करता था। वो बोलता था कि जिसको जिस भी करेंसी में ट्रेड करना है वो हमारे साथ कर सकता है, हम किसी भी देश को उसके करेंसी में हम तेल बेच सकते हैं, ठीक। पर अमेरिका ने डॉलर को आगे बढ़ाने के लिए, डॉलर को डेवलप करने के लिए, डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इराक को कई बार समझाया, ईरान को कई बार समझाया कि आप डॉलर में तेल का व्यापार कीजिए, पर ईरान नहीं मान रहा था। तो इस वजह से इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला कर रहे हैं आज, ताकि वो ईरान को कंट्रोल कर सके और वहां एक ऐसी कठपुतली वाली सरकार की स्थापना कर सके जो अमेरिका के इशारों पर काम करे। भारत को इससे बहुत ज्यादा लॉस है, क्योंकि भारत जब भी ईरान से डील करता था, भारत जब भी ईरान से व्यापार करता था, तो वो ईरान को पैसे नहीं देता था, बल्कि तेल के बदले में ईरान को सामान बेचता था। हम जितना ईरान से तेल खरीदते थे, जितने प्राइस का, जितने मूल्य का, जितने वैल्यू का तेल खरीदते थे, उतने ही के बदले में हम ईरान को सामान बेचते थे। अपने यहाँ भारत में इंडिया मेड हम गुड्स ईरान को सप्लाई करते थे। इससे दोनों की एक जरूरत को पूरा किया जा सकता था और भारत के लिए ये काफी अच्छा था। पर आज ईरान पर जो हमला हो रहा है, इसके वजह से भारत की अर्थव्यवस्था एकदम डाउनफॉल में चली गई है। तो इससे भारत को क्या क्या नुकसान हो रहा है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।